Hello viewers, welcome back to my channel. I am Smriti and you watching my channel Study Smriti. Today's topic is phrasal verb. आज इस वीडियो में हम देखेंगे phrasal verb क्या होता है, कितना टाइप्स का है, बहुत सारा phrasal verb को कैसे हम सेंटेंस में यूज करेंगे और phrasal verb कैसे बनता है, उस सारे चीज़ का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक पेज एंड देखते हैं आज आपके लिए क्या क्या है। फर्स्ट, व्हाट आर फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब आर ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडवर्ब और वर्ब्स एंड प्रीपोजिशन। तो दैट मीन्स जो फ्रेजल वर्ब है वो दो चीज़ का कम्बिनेशन में बनता है, जैसे वर्ब प्लस एडवर्ब, या कभी कभी फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है ना, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। ठीक है, ध्यान रखना, वर्ब के साथ एडवर्ब को अगर हम जोड़ते हैं तो फ्रेजल वर्ब बन जाता है। अगर वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन को भी बनाते हैं लगा के तो हम क्या करते हैं ना, फ्रेजल वर्ब बनाता है। तो फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। अगर हम वर्ब एडवर्ब को लेके बना सकते हैं, नहीं तो हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को लेके बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, they are either transitive or intransitive. One of the foremost important and challenging characteristics of phrasal verb is that the meaning of the mixture is usually quite different from the meaning of the first verb by itself. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ना, जो phrasal verb है वो वर्ब, ध्यान रखना, वर्ब के साथ एडवर्ब जोड़ के हम phrasal verb बनाते हैं और कभी कभी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन भी जोड़ के हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। लेकिन क्या होता है, वो जब जैसे वर्ब का मीनिंग अलग रहेगा और एडवर्ब का मीनिंग अलग रहेगा। जब हम इस दोनों को मिला के प्रीपोजिशन बनाएंगे, सॉरी फ्रेजल वर्ब बनाएंगे, तब जो फ्रेजल वर्ब है ना उसका मीनिंग्स एकदम डिफरेंट रहेगा। ओके, जैसे हम कोई एक वर्ब को उठाए तो उसके साथ प्रीपोजिशन जोड़ दिए तो बन गया हमारा फ्रेजल वर्ब, बट वर्ब का मीनिंग जो था और प्रीपोजिशन का मीनिंग जब था वो दोनों जब मिल गया ना, जो फ्रेजल वर्ब बनेगा उसका मीनिंग एकदम डिफरेंट होगा, उससे पूरा डिफरेंट। जब मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ने से आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। चलो दिखते हैं आगे एग्जाम्पल के साथ और करते हैं अपना कंसेप्ट क्लियर। देखिए, the verb hang around which suggests to stay somewhere for a short time without doing much further, a completely different meaning from the verb hang. I hope इसको आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन यू एंड टेक ए फ्यू टाइम। पहले ए है, देखिए यहाँ है हैंग और अराउंड। हैंग आपका वर्ब है, अराउंड आपका प्रीपोजिशन है। जब मैं वर्ब के साथ प्रीपोजिशन जोड़ा तो मेरा फ्रेजल वर्ब बन गया जो है हैंग आउट, हैंग अराउंड। ठीक है, तो हैंग का मतलब आपका क्या था? हैंग का मतलब होता है झूलना, टंगना। ठीक है, तो अराउंड का मतलब होता है क्या? आसपास, है कि नहीं? हैंग का मतलब होता है टंगना और अराउंड का मतलब होता है आसपास। लेकिन जब हम इस दोनों को जोड़ दिए तो हमारा फ्रेजल वर्ब बन गया हैंग अराउंड। तो जो हैंग अराउंड बन गया, इसका मतलब ये दोनों का मतलब से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। क्या हो गया ना, उसका मतलब हो गया है क्या ना, टू स्टे समवेयर फॉर ए शॉर्ट टाइम विदाउट डूइंग मच। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कहीं भी, कहीं जगह पर भी क्या हुआ, खड़े होना है, कोई भी काम नहीं करना है, पूरा सीधा साधा, पूरा चुपचाप, एकदम चुपचाप साइलेंटली खड़े होना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब जब हम फ्रेजल वर्ब बनाते हैं तो जब पहले वर्ब का मीनिंग है या कोई भी प्रीपोजिशन का मीनिंग है, वो दोनों का मीनिंग एकदम चेंज हो जाता है जब वो दोनों जोड़ के फ्रेजल वर्ब बन जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं आगे और कुछ। Here is some sentence for you and who the sentence is hang out versus hang. देखिए hang एक था हमारा क्या, तो जब ना, देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ हैंग आउट। ओके, यू कैन सी यहाँ है हैंग आउट, तो वर्सेस हैंग में क्यों लिखी? देखिए हैंग आउट आपका है फ्रेजल वर्ब, क्या है फ्रेजल वर्ब, और हैंग आपका ओनली वर्ब है। तो हैंग वर्ब से ही हम बनाए हैं फ्रेजल वर्ब।
हैंग आउट उसके साथ प्रीपोजिशन जोड़ के, ऐसा नो, यस। तो जब ना हैंग का मतलब था लटकना और हैंग आउट का मतलब जो है वो बदल गया। सेंटेंस देखिए, आई एंड माई फ्रेंड्स यूजुअली हैंग आउट इन दिस गार्डन। ठीक है, तो मैं और मेरी दोस्त यूजुअली मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हैं ना, इस गार्डन को घूमने आते हैं, खाली खाली ऐसे आते हैं, खड़े होते हैं, चले जाते हैं, उसी टाइप का, जैसे घूमने जैसे आते हैं। ठीक है, जब वो हैंग था तब उसका मतलब उस सेंटेंस में क्या होता था ना, द बेबी गोज टू होल्ड द किचन हैंगिंग ऑन द वॉल। ठीक है, तो बेबी किचन को गई थी और वहाँ जो किचन में वॉल में हैंगिंग हो गई थी। मतलब यहाँ हैंगिंग का इधर है, जो इधर हैंगिंग आपका वर्ब के जैसा काम कर रहा है, इधर हैंग आउट आपका फेजल वर्ब है, ऐसा नो। तो जब वो खाली वर्ब था तो उसका मतलब था लटकना, और जब वो हैंग आउट हो गया, जब फेजल वर्ब हो गया, उसका मतलब हो गया है क्या है, घूमने जैसा। ठीक है, कुछ काबीना काम से घूमना। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। आई होप एग्जाम्पल्स के बाद आपको थोड़ा अच्छे से बेहतर से समझ में आएगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, मैं वादा करती हूँ इसमें से आपको बहुत कुछ सीखना मिलेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट वन इज पास आउट वर्सेस पास। पास सेम थिंग्स, पास होता है आपका एक वर्ब, एस और नो, एस। तो आउट यहाँ आपका क्या है, आउट आपका प्रीपोजिशन है। जब मैं पास वर्ब के साथ आउट वाला प्रीपोजिशन को जोड़ दिया तो हो गया पास आउट। दैट मीन्स क्या हो गया आपका, फेजल वर्ब हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी दिखेंगे हम पास का मतलब क्या था, एंड जब वो पास के साथ हम आउट लगाए तो फेजल वर्ब बना, तो उसका मतलब क्या हो गया। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ है पास, जिसका मतलब होता है ही वॉज वेरी अपसेट आज डिड नॉट पास द फाइनल एग्जाम। ये पास का मतलब आपका होता है पास करना, उत्तीर्ण होना। कोई भी पेपर दे रहे हो उसके पास होते हैं, फेल होते हैं, वो वाला पास है। लेकिन जब पास के साथ हम आउट को फिट कर दिए, जब वो पास आउट बन गया, जब वो फेजल वर्ब बन गया, तो उसका मतलब क्या हुआ, स्टैंड हियर एंड डू नॉट लेट एनीवन पास आउट फ्रॉम दिस साइड। यहाँ पास का मतलब आपका था कोई भी पेपर को, कोई भी एग्जामिनेशन को पास करना है। लेकिन यहाँ जब वो फेजल वर्ब बन गया, जो पास आउट बन गया, उसका मतलब है किसी को पास करना है, किसी को अंदर घुसाना है। ठीक है, ओके, दिखा ना कैसे जो वर्ब का जो मीनिंग था वो जब फेजल वर्ब बना तो उसका मीनिंग का कितना फ़र्क आ जाता है, कितना चेंजिंग आ जाता है, उसका मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाता है। ओके, एंड दिखते हैं नेक्स्ट वन क्या है, पुट अप वर्सेस पुट। देखिए, पुट इज योर वर्ब, पुट एक वर्ब है आपका। अगर पुट के साथ में अप लगाया तो बना दिया पुट अप, वो हो गया आपका फेजल वर्ब। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो देखते हैं अभी सेंटेंस, पुट अप और पुट। पहला सेंटेंस है पुट अप को लेके, यू शुड स्टॉप डूइंग दिस, आपको इसको बंद करना चाहिए। विल नॉट पुट अप विथ बैड बिहेवियर। ठीक है, यहाँ जो पुट अप है सहने को बता रहा है। ठीक है, आपका जो बैड बिहेवियर है हम उसको नहीं सहेंगे, आपको यहाँ तक इसको बंद करना है। लेकिन नेक्स्ट खाली जब वो पुट था तो उसका मतलब क्या था, पुट द कार विद इन द गैरेज, पुट द कार विद इन द गैरेज। ये नीचे वाला पुट का मतलब, वर्ब वाला पुट का मतलब होता है पुट करना, घुसाना, अंदर घुसाना, या पुट करना, रखना। ठीक है, लेकिन जब वो पुट के साथ हम अप लगाए, जब वो फेजल वर्ब बन गया तो उसका मतलब हो गया क्या ना, पुट अप का मतलब आपका हो गया, क्या हो गया कि मतलब स्टैंड हियर एंड डू नॉट लेट एनीवन पास आउट, सॉरी ये बोला ना, हाँ, यू शुड स्टॉप डूइंग दिस विल नॉट पुट अप। यहाँ मतलब सहना, और इसका मतलब था पहले जो पुट था वर्ब उसका मतलब था आपका अंदर घुसाना, रखना, ऐसे टाइप का था। लेकिन जब पुट अप लग गया, जब फेजल वर्ब बन गया, तो उसका जो मीनिंग है टोटली डिफरेंट हो गया, टोटली अलग हो गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो दिखते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने मिलता है, अगर आपको कुछ हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार हो मेरे चैनल में, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है जिसको इंग्लिश सीखना, बेसिक से एडवांस बनाना, ग्रामेटिकल जिसका क्लियर नहीं हो रहा है उसको क्लियर करना है, तो उन लोग के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट वन इज क्या है, नेक्स्ट वन ना, व्हाई फेजल वर्ब आर इम्पोर्टेंट। फेजल वर्ब आर
इम्पोर्टेंट, बट वाई? डू यू नो वाई दिस आर इम्पोर्टेंट? चलो देखते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ओके, you are reading this because you want to sound like a native English speaker. Am I right? If your answer is yes, congratulations, you have got a best ebook available in market on understanding and learning phrasal verb. तो phrasal verb जो होता है ना, phrasal verb plays an important role as they are extremely common in informal English, and unless you are conversant in their meanings, understanding informal language is going to be little difficult. अगर आपको फ्रेजल वर्ब के ऊपर नॉलेज नहीं रहेगा, अगर फ्रेजल वर्ब क्या होता है, उसका मतलब क्या आता है, उस तरह से इसका नॉलेज नहीं रहेगा, तो जो स्पोकन इंग्लिश जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसको समझने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज को, फॉर्मल इंग्लिश को समझने के लिए आपको थोड़ा सा लिटिल डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होगा। अगर आपको फ्रेजल वर्ब पता है, एक छोटा सा फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है आपको पता है, तो आपको जो सेंटेंस है उसको समझने के लिए अच्छा होगा। आप आसानी से एक सेंटेंस को समझ सकते हो और आसानी से कोई भी सेंटेंस क्रिएट करके आपने इसे बता सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है? तो फ्रेजल वर्ब इसलिए ज़रूरी है। चलो देखते हैं आगे। Hence learning how to use phrasal verb correctly will help you sound natural in casual English conversation and help you sound native English speaker. अगर आपको फ्रेजल वर्ब पता है तो जो प्रोनाउंसिएशन आप करते हो, जो कन्वर्सेशन करते हो किसी के साथ ना, तो वो आपके लिए ईजी होगा, ठीक है? फ्रेजल वर्ब करेक्टली विल असिस्ट यू साउंड नेटिव इंग्लिश स्पीकर इन डेली कन्वर्सेशन। अगर आप किसी के साथ डेली कन्वर्सेशन करते हो, अगर आपको इंग्लिश से कन्वर्सेशन करना पड़ता है, ठीक है, तो आपके लिए फ्रेजल वर्ब का इम्पोर्टेंस बहुत है, ठीक है? तो फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है ना, दो चीज़ से बनता है। कभी कभी वर्ब और एडवर्ब को जोड़ के हम फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं, और कभी कभी वर्ब के साथ किसको लगाते हैं, प्रीपोजिशन को लगा के भी हम फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड चलते हैं हम आगे और देखते हैं आगे क्या है। डू नॉट स्टार्ट विथ ग्रामर। दैट मीन्स if your goal is to be really fluent in English, does not start with grammar. You must be amazed by reading this, but yes, that's true. Let me explain. When you start learning language, especially English with grammar, you are setting yourself up for failure if you try to process all of grammar rules in your head and try to speak. You will not speak much. That means अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने को मन है, अगर आप चाहते हो कि मैं फ्लुएंट में इंग्लिश में बात करूँगी, तो पहले ग्रामर तो ज़रूरी होता है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप बिना ग्रामर से फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। ग्रामर एक पार्ट है इंग्लिश बोलने का, लेकिन अगर आप बोलने चाहते हो, अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश के लिए बोल रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि जो ग्रामर पॉइंट है वो 100% नेसेसरी नहीं होता है, बस ज़रूरी है। लेकिन अगर आप फ्लुएंट बोलना चाहते हो, लेकिन आपको फ्रेजल वर्ब जानना ज़रूरी है। जब फ्रेजल वर्ब जानोगे तो आप में से आप क्रिएट कर सकते हो सेंटेंस, आप क्रिएट कर सकते हो वर्ड, आप क्रिएट कर सकते हो फ्रेज, एंड आप बोल सकते हो दूसरे के सामने, आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब स्टार्टिंग विथ है। अभी हम कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब दिखेंगे जो स्टार्टिंग ए से ही होता है। दैट मीन्स ए लेटर से स्टार्ट होने वाला कुछ फ्रेजल वर्ब को आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलो देखते हैं। फर्स्ट वन इज एबिड बाय, जिसका मीनिंग है एक्सेप्ट और फॉलो ए डिसीजन और रूल। कोई भी एक डिसीजन, कोई भी एक रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो उसको हम फ्रेजल वर्ब में बोल सकते हैं एबिड बाय। देखो इतना लंबा सा सेंटेंस था जिसका मीनिंग, लेकिन हम अगर बोलना चाहते हैं, अगर हम स्पीकिंग इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो हम इतना बस बोल सकते हैं एबिड बाय, तो उसका मतलब ही होगा यही उसका मतलब रहेगा। लेकिन स्पीकिंग इंग्लिश जो है हमारा वो एडवांस लेवल का रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम एबिड बाय को यूज़ करेंगे, शी हैज़ टू एबिड बाय व्हाट हर हस्बैंड से। उसका पति क्या बोलता है वो उसको एबिड बाय करता है। दैट मीन्स वो उसको एक्सेप्ट करता है एंड फॉलो करता है।
उसका हस्बैंड उसको जो बोलता है वो उसको फॉलो करता है एंड उसको एक्सेप्ट करता है। तो फॉलो करना और एक्सेप्ट करना दोनों का मतलब होता है अवॉइड बाय। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड चलते हैं आगे, सेकेंड नंबर में क्या है। सेकेंड नंबर में आपका है अकाउंट फॉर, जिसका मतलब होता है टू एक्सप्लेन। फ्रेंड्स सच बताना, अकाउंट को आप कुछ और सोच रहे होगे। अकाउंट आपको पता है ना, मैं बताई थी दो चीज़ मिलता है, एक वर्ब और एक हमारा कोई भी एडवर्ब या कोई भी प्रीपोजिशन है मिलता है, तब हमारा फ्रेजल वर्ब बनता है। देखिए अगर हम खाली अकाउंट देखेंगे तो अकाउंट का मतलब होता है क्या है, कोई भी खाता में जो जैसे पैसा जमा करते हैं, बैंक में अकाउंट खोलते हैं, फेसबुक में अकाउंट खोलते हैं, तो वो वाला अकाउंट हो गया। लेकिन उसके साथ अगर हम फॉर लगाते हैं तो फ्रेजल वर्ब बनता है, तो क्या होता है, उसका मतलब होता है अलग, एकदम डिफरेंट। टू एक्सप्लेन, क्या होता है, टू एक्सप्लेन। क्या आपको पहले पता था कि अकाउंट फॉर का मतलब टू एक्सप्लेन होता है? अगर नहीं पता था तो आज पता चल गया। इसके बाद अगर आप एक्सप्लेन वाला वर्ड को कोई कहीं भी सेंटेंस में, कन्वर्सेशन में आप यूज करते हो, तो उतना टाइम आप एडवांस इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब को यूज करके बोल सकते हो। टू एक्सप्लेन नहीं बोलोगे, आप बोल सकते हो अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर। ओके, चलो देखते हैं एक सेंटेंस। आई कैन नॉट अकाउंट फॉर हिज एब्सेंस। मैं उसके एब्सेंस का कारण, उसका जो अनुपस्थित का कारण मैं अकाउंट फॉर नहीं कर पाऊंगी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। देखिए ना कितना एडवांस सुनाई दे रहा है आपका सेंटेंस। फ्रेजल वर्ब, अगर आप स्पीकिंग इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको फ्रेजल वर्ब का बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर फ्रेजल वर्ब आप जानते हो, अकाउंट फॉर का मतलब होता है टू एक्सप्लेन करना, तो आप कितना आसानी से एक सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो और उसी सेंटेंस को इस्तेमाल करके आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। ओके, इज दैट क्लियर? एंड चलते हैं 3 नंबर, एच ए फॉर, जिसका मतलब होता है वांट समथिंग। देखो अगर आप कोई चीज़ चाहते हो तो आप सेंटेंस में हमेशा यूज करते हैं ना, वांट समथिंग, आई वांट समथिंग, आई वांट समथिंग। तो उतना टाइम आप इसको यूज कर सकते हो फ्रेजल वर्ब को। कैसे यूज करोगे, आई एस्क्ड फॉर, आई एस्क्ड फॉर। ओके, कितना सुंदर भी और एडवांस भी सुनाई दे रहा है। चलो देखते हैं एक सेंटेंस। माई सिस्टर हैव बीन फॉर अवे ए मंथ, आई एम आस्किंग फॉर देम। माई सिस्टर have been for away a month, I am asking for them। मतलब मेरे बहन जो है वो 1 महीने से दूर है मेरे से, मैं उससे कुछ चाहती हूँ, है ऐसा नो? तो कितना अच्छा लगा हमारा सेंटेंस, और सेंटेंस आसानी हो गया और छोटा भी हो गया, और हमारा जो स्पीकिंग सेंटेंस है, जो सेंटेंस है हम जो इसके साथ कन्वर्सेशन करेंगे उसको अच्छा भी सुनाई देगा। तो हमेशा बेसिक ना बोल के अगर आप चाहते हो कि एडवांस बोले तो आप फ्रेजल वर्ब का इस्तेमाल बिल्कुल ही कर सकते हो। चलो देखते हैं 4 नंबर में क्या है। हियर इज नंबर 4 एंड नंबर 4 में आपका है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन क्या है, एक्ट ऑन, जिसका मतलब होता है टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। कुछ एक्शन लेना क्योंकि ऑफ समथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला, मतलब देखो आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा था, आपके खिलाफ कोई कुछ काम कर रहा है, तो उसी चीज़ का आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो आप एक्शन लोगे ना, ये सर नो? ठीक है, आपके घर से चोरी हुआ था, तो उसको कोई चोरी किया था, वो आदमी के बारे में आपको पता चल गया, तो आप उसके ऊपर एक्शन जरूर लोगे। आपको पुलिस कंप्लेन करेंगे नहीं तो सीधा जाके उसको पूछेंगे, कुछ भी करोगे तो एक्शन तो लोगे। तो वो हो गया एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन मिला और उसके बाद अगर हम एक्शन लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्ट ऑन। अगर हम देखेंगे सेंटेंस, तो सेंटेंस है द पुलिस एक्ट ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द स्टे ऑन द केस। कोई भी केस का अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो पुलिस क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो एक्शन को आप बोल सकते हो एक्ट ऑन, एक्ट ऑन। ठीक है, यहाँ ईडी लग गया है। नेक्स्ट वन इज 5 नंबर क्या है ना, एक्ट्स ऑन। एक्ट्स, ये था एक्ट, ये हो गया एक्ट्स, एस लगा प्लूरल फॉर्म में। देखो जब एक्ट ऑन था उसका मतलब था क्या है, कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना। लेकिन अगर इसको प्लूरल फॉर्म जैसा लिखते हैं एस लगा के, तो उसका मतलब होता है इफेक्ट, इफेक्ट। ठीक है, डिसिप्लिन ओनली एक्ट्स ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू ऑफ द ब्रेन। जो डिसिप्लिन है, एक दवाई है, वो क्या करता है ना, हमारा जो ब्रेन का जो टिश्यू है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए हम एक्ट ऑन को यूज़ कर सकते हैं। ओके,
फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता है, लाइक कर सकते हैं आप। अगर आप चैनल में नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आपको अच्छा एडवांस इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर का वीडियोस प्रोवाइड हो जाएगा। अगर चैनल में पहले बार हो तो चैनल पे बहुत सारा शॉर्ट्स भी है, बेसिक ग्रामर है, बेसिक इंग्लिश भी है, आप उसको सर्च करके देख सकते हो। चलो देखते हैं आगे। एक्ट अप, एक्ट अप जिसका मतलब होता है क्या ना, बिहेव बैडली। अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करता है, गंदा बिहेव करता है, तो आप उसको एक्ट अप का नाम ले सकते हो। कोई भी सेंटेंस में आप बोलना चाहते हो कि वो मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है, तो बिहेव बैडली ना बोल के आप बोल सकते हो एक्ट अप, एक्ट अप। ओके, चलो देखते हैं सेंटेंस में क्या है। एमिना इज एक्टिंग ऑफ विथ मी, आई थिंक शी माइट हैव सम प्रॉब्लम्स विथ मी। एमिना मेरे को बहुत ख़राब बिहेव कर रही है, मेरे को लगता है कि ज़रूर उसका कुछ प्रॉब्लम है, उसके साथ कुछ हुआ है, तभी वो मेरे साथ ऐसे बुरे बर्ताव कर रहा है। तो मैं यहाँ बिहेव बैडली ना लिख के क्या लिखी, एक्टिंग अप, एक्टिंग अप। ठीक है, ऐसे बहुत सारा फ्रेजल वर्ब है, तो मैं इस फ्रेजल वर्ब का क्लास, तो जितना सारा फ्रेजल वर्ब है उसका कंसेप्ट मैं सोच रही हूँ कि आपको पूरा क्लियर करवाऊँगी। जब तक ख़त्म नहीं होगा पूरा फ्रेजल वर्ब का कंसेप्ट, तब तक मैं चाहे 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, 5 क्लास है, मैं सोच रही हूँ आपके लिए क्लास लेकर आऊँगी 1 2 3 करके। तो फॉलो कीजिए और क्लास देखिए और आपका जो डाउट है फ्रेजल वर्ब का उसको क्लियर कीजिए। नेक्स्ट 8 नंबर, जो 8 नंबर है फ्रेंड्स, उसमें क्या दिया हुआ है, एक्ट अपन। देखिए, एक्ट ऑन, एक्ट आउट, एक्ट ऑफ, अभी आ गया आपका सीरियल एक्ट अपन, जिसका मतलब होता है टू टेक एक्शन। क्या होता है ना, टू टेक एक्शन। अगर एक्ट ऑन का मतलब होता है कोई एक्शन लेना, तो हम उस सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, यू मस्ट एक्ट अपन द एडवाइस ऑफ योर पेरेंट्स। आपको आपके मम्मी पापा का, पेरेंट्स का जो एडवाइस है उसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी दिखेंगे 9 नंबर में आपका है ऐड अप। क्या है, ऐड अप, जिसका मतलब होता है टू मेक ए मैथमेटिकल टोटल। ऐड अप में से 1 + 2 + 6 + 10, इसको अगर मैं ऐड करूँगी तो इसमें कितना आएगा, ये इसको बोलते हैं ऐड अप। ऐड अप, ऐड अप का मतलब है कोई मैथमेटिकल, जैसे 1 to 2 पर कोई भी डिजिट को अगर हम टोटल करते हैं तो उसको बोलते हैं ऐड अप। ओके, तो दिखेंगे ऐड अप को लेके कोई भी एक सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है ना, ऐड अप को लेके, सी फिगर्स ऐड अप टू 100, वो 100 तक फिगर को क्या किया, ऐड अप किया, मतलब उसको टोटल कर दिया। ओके फ्रेंड्स, एंड द लास्ट वन इज ऐड अप टू। जब हम ऐड अप के साथ टू लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या बनता है, देखो ऐड अप का मतलब था कोई भी मतलब नंबरिकल मैथमेटिकल टोटल करना। ठीक है, तो यहाँ है ऐड अप टू, जिसका मतलब चेंज हो जाता है टू लगाने से, कम टू ए क्रिएट एन अमाउंट, कम टू ए क्रिएट एन अमाउंट। अगर हम उसको लेके एक सेंटेंस बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा, द कॉस्ट ऑफ द हाउस ऐड अप टू ए मिलियंस डॉलर। इस घर का जो मूल्य है, जो उसका जो प्राइस है वो क्या है ना, मिलियंस डॉलर है। ठीक है, एड्स ऑफ $2 मिलियन। ठीक है, कोई एक क्रिएटेड अमाउंट के डॉलर, मिलियन डॉलर में मतलब क्या होता है, कोई एक क्रिएटेड अमाउंट के बारे में बता रहे, तो इतना लंबा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, बस हम ऐड अप टू लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्त लोग के साथ शेयर भी कीजिए। तो बस इसमें से ख़त्म नहीं हुआ है, मैं तो आज खाली आपके लिए ए से बना हुआ फ्रेजल वर्ब लाई थी। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बी से बना हुआ फ्रेजल वर्ब, सी से बना हुआ फ्रेजल वर्ब, डी से बना हुआ फ्रेजल वर्ब, ऐसे बहुत सारा फ्रेजल वर्ब आपको सिखाऊंगी, जिसका मतलब भी बताऊंगी, उसके साथ साथ उसको ले के 1-2 सेंटेंस भी बनाऊंगी, जिसके ज़रिए मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जो फ्रेजल वर्ब का जो कंसेप्ट है वो पूरा एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड मैं लेकर आऊँगी और एक वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल।